ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल कंसेप्ट पर। आज 12th के लिए एक सेशन लेकर आया हूं जो इंग्लिश से रिलेटेड होगा। 100 मार्क्स इंग्लिश का जो एक सेशन चल रहा था रोज शाम 6 बजे, है ना, उसका मैं एक पार्ट लेकर आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं। आइए आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं इंग्लिश के इस सेशन से कि आप कैसे 10 मार्क्स को अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो आपको जैसा कि सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी मैंने आपको दिया ही था, है ना, कि आप से सेक्शन बी में टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उस सेक्शन में से मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश कराया है, 15 मार्क्स कंप्लीट कराया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के वीडियोस में जाकर इसका पार्ट 1 देख लीजिएगा और इसके पहले एक वीडियोस होगा, यानी सिलेबस से रिलेटेड वो चीजें देख लीजिएगा जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो। इस सेशन में 10 मार्क्स मैं आपको कंप्लीट करके देने वाला हूं। शायद से इसका पार्ट 3 भी हो, पार्ट 4 भी हो, है ना। जितना क्वेश्चन हो सके मैं कराने का प्रयास करता हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है जो परीक्षा में पूछा जाता है हर वर्ष, है ना। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको 20 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एग्जाम में यही 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसका जवाब आप अगर वहां पर देते हैं तो 5 क्वेश्चंस की जवाब देना होता है, जिसमें आपको 2-2 नंबर्स मिलेंगे और 10 मार्क्स आपका इस तरह से फिनिश हो जाता है। मैंने पहला सवाल लिखा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। तो आप इसका जवाब या तो मेरे पीछे जो लिखा हुआ है बोर्ड पर इस तरह से भी दे सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। आप लिख सकते हो कि देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, है ना। पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। जैसे इसका देखो क्या आंसर कहता है कि द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी वेयर एज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप्स इमोरलिटी। कहता है कि इंडियन जो सिविलाइजेशन है ये नैतिकता पर विश्वास करता है, नैतिकता में जो है ये अपने आप को अच्छा मानता है। वेयर एज, जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप्स इमोरलिटी, जबकि नैतिकता में जो है पश्चिमी सभ्यता जो है ना, मान्यता नहीं रखता है। दूसरा पॉइंट कहता है The Indian civilization is based on belief in God, whereas the Western civilization is godless। कहता है कि भारत की जो सभ्यता है ना वो पूरी तरह से भगवान पे, गॉड पे बिलीव करता है नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि इस पूरे सृष्टि को अगर कोई चला रहा है, अगर ये पूरे सृष्टि चलायमान हो रहा है, अगर आप सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई वो पावर है और वो पावर भारतीय सभ्यता में गॉड के नाम से जाना जाता है। जबकि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज गॉडलेस, पश्चिमी सभ्यता में ऐसा कोई मान्यता नहीं होता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि द फॉर्मर बिलीव्स इन वर्किंग विद द हैंड्स एंड फीट वेयरएज द लैटर डिपेंड अपॉन अ मशीन। आप तीसरा पॉइंट में लिख सकते हो कि द इंडियन फॉर्मर बिलीव्स इन वर्किंग विद द हैंड्स, है ना, हैंड एंड फिट, यानी भारत के जो किसान हैं, भारतीय जो सभ्यता है, उनका मानना है कि अगर हाथ से काम किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा और वो हमारे शरीर के लिए भी बढ़िया होगा, हम लोग फिट रह सकते हैं। इसके बावजूद जबकि कहता है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन लेटर डिपेंड्स अपॉन मशीन, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहता है कि मशीन जो है हमारे लिए काफी बेहतर होगा। तो इस तरह से मैं आपको इसके बीच का डिफरेंस बताया। अति महत्वपूर्ण सवाल है ये। दूसरा सवाल देखिए, सारा सवाल महत्वपूर्ण होगा, आपको राइट करने हैं और याद करने हैं। डिस्कस द फीचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। डिस्कस द फीचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के फीचर के बारे में आपको बता रहा है। फीचर का मतलब होता है कि उसकी कुछ क्वालिटीज बताइए, उसकी कुछ, जैसे मैंने हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाते हैं, मोबाइल्स वगैरह खरीदने जाते हैं हम लोग, तो उसका फीचर पूछते हैं कि इसके अंदर का कौन कौन सा ऐसी सुविधाएं हमको दिया गया है ना।
तो इनके फीचर क्या है भाई? वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप्स इमॉरलिटी, पहला तो हो गया इसका, है ना, कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना नैतिकता पर विश्वास नहीं करता है। इट डज नॉट बिलीव इन गॉड, ये भगवान में भी विश्वास नहीं रखता है। इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन मशीन, और ये पूरी तरह से मशीन के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। इट रन्स आफ्टर मैटेरियलिज्म, कहता है कि हमेशा जो है ना विषय वस्तु की बात करता है, वस्तुओं के ऊपर डिपेंड रहता है। इट इज डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स, है ना, डाउनवर्ड्स टू वर्ड्स मोमेंट्री प्लीजर। यह जो है ना व्यक्ति क्या करता है? डाउनवर्ड्स टू टूवर्ड्स, यानी कहता है कि ये हमेशा जो है प्रगति करने में, है ना, प्रगति मोमेंट में अपने आप को सुखद महसूस करता है ना। सामने वाला अगर कोई पीड़ा महसूस भी कर रहा है तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? व्हाट इज द रियल ग्लोरी, है ना, रियल ग्लोरी या फिर ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? आखिर भारतीय सभ्यता का ब्यूटी क्या है, ग्लोरी क्या है ना, इसकी कुछ अच्छाई क्या है, क्या वजह है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है ना काफी अच्छा है? तो कहता है कि द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल, है ना। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये इमूवेबल है, अडिग है या अटूट है, दुनिया में इसका कोई तोड़ नहीं है। even after thousands of years it is as it should be. It has not changed its nature and it is sound at its foundation. कहता है कि यह जो है हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से ये इसी सभ्यता जो है हमारी चली आ रही है, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं है। ये हमारे एंसेस्टर के द्वारा बनाया गया है, पूर्वजों के द्वारा बनाया गया है, अच्छा सभ्यता है ना। हम लोग इसमें चेंज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये काफी बेहतरीन और आधुनिक है ना। हमारी सभ्यता जो है ना वो आधुनिक के साथ साथ, है ना, टेक्नोलॉजी के मामले में हर चीज उसमें समाहित है। और इसी कारण कहते हैं कि इज इट एज शुड बी, यानी कि ये जो है ना 1000 ईयर से भाई खड़ा है, अडिग है। फिर कहता है इट हैज नो चेंज इन नेचर एंड इट इज साउंड एट इट फाउंडेशन। कहता है इसमें, इसकी प्रकृति में भी कोई चेंज नहीं है, जैसे इसका पूर्वज ने स्थापना किया है उसी प्रकार है। आइए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। आइए नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है? व्हाई डज गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस? क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी, है ना, क्यों कहते हैं ऐसा? क्या कहते हैं गांधी जी कि माइंड इज रेस्टलेस वर्ड, हमारा जो दिमाग है ये एक रेस्टलेस चिड़िया है ना, यानी कि ये खाली चिड़िया है। व्हाट मेक माइंड रेस्टलेस, ऐसा क्या है जो हमारे दिमाग को रेस्टलेस बनाता है? आंसर कहता है गांधी जी सेज दैट नीड्स ऑफ माइंड आर अनएंडिंग एंड इंडल्जेंस, कहता है ऑफ माइंड इन आवर पैशन मेक इट रेस्टलेस। हमारा जो दिमाग है ना ये अनएंडिंग है, अनएंडिंग, नीड्स ऑफ माइंड आर अनएंडिंग एंड इंडल्जेंस, कहता है कि हमारी महत्वाकांक्षाएं का कोई समाप्त स्थान नहीं है। हम लोग जो है जितना चाहिए होगा, जितनी जरूरत बढ़ेगा उतनी चीजें हम लोगों को चाहिए होगा। यानी दिमाग एक ऐसा चीज है कि अगर आप इसको जितना महत्वाकांक्षी बनाइएगा, जितना इसको दीजिएगा, उसी चीज के बारे में और ज्यादा प्राप्त करने का बात सोचेगा। ये अनएंडिंग एंड इंडल्ज ऑफ माइंड इन आवर पैशन मेक इट रेस्टलेस, और यही वर्ड जो है इसको रेस्टलेस बनाता है। यानी आप जो भी दोगे माइंड में उसी का चीज जो है इसमें अटैच होगा। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन? एजुकेशन के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या विचार था, क्या मानना था? कहते हैं इन डॉक्टर जाकिर हुसैन ओपिनियन अबाउट एजुकेशन इज दैट इट इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। कहता है कि देश को अगर अच्छा बनाना है तो एजुकेशन जो है हमारा एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, प्रमुख जुगाड़ है, जिसके सहायता से हम लोग देश को अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का क्या बिजनेस होना चाहिए, एजुकेशन का क्या तरीका होना चाहिए? बिजनेस इन द सेंस एजुकेशन का क्या रवैया होना चाहिए जिससे हमारे देश में अच्छा
चीज क्रिएट हो सके। कहता है द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, है ना। एजुकेशन का मेन मतलब क्या होना चाहिए, एजुकेशन का मेन मतलब होना चाहिए कि हमारा देश का विकास कैसे होगा और साथ ही साथ हमारा नेशनल कल्चर जो है ना, कैसे ठीक ठाक रह सकेगा और हमारा नेशनल कैरेक्टर देश का जो आचरण है वो और देशों के सामने कैसा रहेगा, ये एजुकेशन पर डिपेंड करता है। एजुकेशन ऐसा ही होना चाहिए, है ना। यानी उन तमाम शिक्षकों से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि शिक्षक को केवल पढ़ाना ही नहीं है बल्कि उसके अपने संस्कृति, सभ्यता और उसका जो चरित्र है उसके बारे में भी उसको समझाया जाए, ताकि हमारा नेशनल कल्चर और नेशनल कैरेक्टर जो है हमेशा हमेशा के लिए बचा रहे। तो आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑन व्हाट ऑकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। कहता है ऐसा कौन सा फंक्शन था, ऐसा कौन सा समारोह था, ऐसा कौन सा अवसर था जिस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माय होम का स्पीच डिलीवर दिए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति बनते समय, है ना, 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ऐसा स्पीच दिया था। मैं आपको पहले भी बताया वीडियोस में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो एजुकेशन पर सबसे ज्यादा भाषण दिए हैं। कब? जब वो राष्ट्रपति पद का शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने अपने भाषण में एजुकेशन को कई बार प्रयोग किया, है ना। ऐसे प्रेसिडेंट इंडिया के बहुत कम हैं, अभी तो बिल्कुल नहीं है, जो एजुकेशन पर केवल और केवल अपना भाषण दिए हैं, है ना। आप देखे होंगे कैसे सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का, है ना। नेक्स्ट कहता है व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज इंडियाज यंग स्टेट ऑफ एन एनिशिएंट पीपल। आखिर ऐसा क्या कारण था, क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को कहते थे यंग स्टेट ऑफ एनिशिएंट पीपल, है ना। हमारा जो देश है वो युवाओं का है, प्राचीन युवाओं का देश है ना। क्यों कहते थे युवाओं का देश? ही सेज India youngest state of ancient people because India has got independence just a few years ago, so the state is new and its people are inclined towards its on ancient values। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मैं भारत को युवाओं का देश इसलिए कह रहा हूं कि हमारा देश अभी अभी तुरंत, है ना, इंडिपेंड हुआ है, स्वतंत्र हुआ है, इसके कुछ साल हुए हैं, इसलिए इसके अभी जो लोग हैं ना वो एकदम नए हैं और उनके मन में जो है ना एक इंडिपेंडेंस का ब्लड बह रहा है, फ्लो हो रहा है, जो अपने देश को उस ऊंचाई पर ले जाने की उनमें क्षमता है। वो अपने वैल्यूज को समझ रहे हैं कि पहले जो उनका प्रयोग किया गया अंग्रेजी शासन काल में, है ना, तो अब जब हम इंडिपेंडेंस हुए हैं तो हमारी वैल्यू क्या है ना, और अंग्रेज के काल में भी कितना वैल्यू था हमारा और अभी हमारी क्या वैल्यू है ना, इस चीज को जो है अभी हम लोग देख सकते हैं। इसी कारण जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था कि इंडिया जो है ये यंग स्टेट ऑफ एन एनिशिएंट पीपल है। नेक्स्ट आपका जो सवाल है वो कहता है कि हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम। ऐसा कौन सा काम किया ये व्यक्ति नानू काका कि सोहनलाल रतिराम इम्प्रेस हो जाता है। ये एक स्टोरी है आप पिंच ऑफ सनफ का और इसमें कई सारे मेंबर्स हैं, पात्र हैं, है ना। उसमें से एक मनोहर मालगांवकर रहते हैं जो राइटर है और ये अपनी स्टोरी लिखते हैं और इनकी अपनी मम्मा होती है और इनके अपने मामा जी होते हैं जिसका नाम रहता है नानू काका। और मनोहर मालगांवकर जो है ना एक बड़े से शहर में यानी दिल्ली में एक अंडर सेक्रेटरी काम करते हैं, यानी सेक्रेटरी के अंडर में काम करते हैं। और ये जो इनके मामा जी जो हुए नानू काका, इनको जो है दिल्ली में कई सारा मिनिस्टर से मिलना होता है। एक आम नागरिक गांव में रहने वाले हैं और किस तरह से जो है ये बड़े बड़े मिनिस्टर से मिल लेते हैं दिल्ली में जाकर, इस स्टोरी को हम लोग समझेंगे कोई और वीडियोस में। मैं एक क्लास सेशन लेकर आऊंगा जिसमें ये कहानी रोचक सा आपको समझाया जाएगा। तो यही क्वेश्चन कहता है कि नानू काका गांव का आदमी है और कैसे फेंक फाक करके, है ना, किस तरीके से जो है सोहनलाल रतिराम ये एक ब्रांड एम्बेसडर के नीचे मिनिस्टर है जिससे ये मिलने का काम करता है, इसके दरवाजे पर जाता है लेकिन सोहनलाल रतिराम बड़ी बिजी होता है, सेक्रेटरी इसको जो है मिलने नहीं देता है। तब ये नानू काका क्या कहते हैं आइए जानते हैं।
Nanu Kaka started describing about his VIP status in a very loud voice so that Sohanlal could hear. क्या किया ये व्यक्ति कि सोहनलाल रतिराम मिनिस्टर के घर के पास जाकर उसके दरवाजे के बाहर, कैबिन के बाहर ऊंची ऊंची आवाज में अपना वीआईपी स्टेटस को बोलना शुरू करता है, जबकि है नहीं, लेकिन फिर भी जो है अपना वीआईपी स्टेटस बताता है। क्या बताता है? He firstly talked about foreign tours and his contact with politician and minister। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है वहां पे और लोगों से कि मैं नानू काका, मेरा है ना, हर वीक में वीकली जो है हम फॉरेन टूर पर रहते हैं, यानी विदेश से हमारा पूरा ताल्लुकात है और विदेश से पॉलिटिशियन से भी काफी ज्यादा हमारा बातचीत होता है। ऐसा ये कस कस के बोलने लगा। क्यों बोलने लगा? क्योंकि अंदर बैठा सोहनलाल रतिराम सुने और उसके मन में एक हलचल हो और बाहर आकर के तुरंत हमसे मिलने का इच्छा जाहिर करे। एंड कहता है देन ही केम टू टॉक अबाउट हजरत बरकत अली। हजरत बरकत अली पूरे दिल्ली का ब्रांड एम्बेसडर रहता है, बहुत बड़ा नेता है ना। दूसरी बार जो है ये नानू काका क्या कहने लगते हैं कि टॉक अबाउट हजरत बरकत अली द ब्रांड एम्बेसडर, द एम्बेसडर इन सच अ टोन एज इफ दे वेयर वेस्ट फ्रेंडली एंड दिस इम्प्रेस्ड सोहनलाल द मोस्ट। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि हजरत बरकत अली तो मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ, ई बरकत तो हमको हमेशा बड़ा भाई के जैसा मान के रखा है। हम हमेशा बरकत से छोटा भाई समझ करके बातचीत किए हैं, काफी अच्छा मित्र रहा है वो मेरा। और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, अंदर बैठा सोहनलाल रतिराम के कान में ये बातें पहुंचता है और उसको इम्प्रेस करने के लिए ये बातें इनफ होती है, पर्याप्त है। इतना सुनते ही वो बाहर आता है और नानू काका को बड़ा ही आदर सहित जो है रिसीव करता है। कई बड़ा बड़ा खाना में जो है ना, खाने में 56 प्रकार के व्यंजन एकदम से आ रहे हैं, ठंडा गर्म सब जो है कि उसको दिया जाता है। तो किस तरह से वो अपने आवाज से है ना सोहनलाल रतिराम जैसे मिनिस्टर को अपने कब्जे में कर लेता है। यह स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट हमारा है कि व्हाई डज लैमोव रेफर टू द लैंड सेटलमेंट। ये मैरिज प्रपोजल काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, उसकी क्वेश्चन आंसर है, आपको समझ ना आ पाएगा। लोमोव रेफर्स टू द लैंड सेटलमेंट बिकॉज ही क्लेम्स दैट द एक्स मेडोड बिलोंग्स टू हिम एंड सेटल द डिस्प्यूट ही टोल्ड टू गो टू द कोर्ट, है ना। इसमें जो है मैरिज प्रपोजल में काफी घुमा घुमा के स्टोरी है। लोमोप चोकोप कै सारा व्यक्ति रहता है, शादी विवाह का बड़ा मैटर चलता है इसमें, लंबी कहानी है इसमें, है ना। देखेंगे हम लोग इसको भी। नेक्स्ट हमारा है व्हाट डज चोकोब से अबाउट लोमोप्स फादर एंड ग्रैंडफादर, है ना। यानी कि चोकोब जो है लोमोब के पिता और दादाजी से क्या कहता है? चोकोब अब्यूज लेमोस फादर एंड ग्रैंडफादर, बदतमीजी कर देता है। ही सेड टू हिम दैट हिज ग्रैंडफादर वुड ड्रिंक लाइक अ फिश एंड हिज फादर वाज अ गैम्बर एंड ही लुक्ड लाइक अ पिग व्हाइल ईटिंग। कहता है उसके पिताजी को कि उसके पिता जो हैं, उसके दादाजी ऐसा लगते हैं जैसे कोई दारू पिया हुआ आदमी है ना, मछली खाते हुए जैसे दिखता है, वैसे ही तुम्हारे दादाजी दिखते हैं। अब तो तुम्हारे पापा तो गैम्बलर जैसन दिखता है, जुआ खेलने वाला व्यक्ति के जैसा। वो दिखता कैसन है? जैसे सुअर अगर खाना खा रहा होता है ना, तो वैसे ही उसका मुंह दिखता है। कौन कहता है ये बातें? चोकोब कहता है। किसके बारे में? लोमोफ फादर एंड ग्रैंडफादर के बारे में। इन दोनों के बीच का रिलेशन बड़ी खतरनाक है। ये दोनों लड़का जो है नातालिया नामक लड़की से प्यार करता है और ये दोनों के दोनों जो है गड़बड़ हो रहा है कि इसका सेटलमेंट हो, इसलिए इसके बारे में डिस्कस करता है और ये इसके बारे में लंथन बातें करता है। तो इसको भी हम एक स्टोरी में आपको समझाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड सेवी वंडर अबाउट द टाउन, है ना। सेवी जो है अपने टाउन के बारे में क्यों अच्छा कहता है, वंडर कहता है इसके बारे में। इट वॉज सेवी हॉबी टू वंडर अबाउट द टाउन ऑलमोस्ट डेली लुकिंग फॉर गॉड्स। He was deeply interested in buying and collecting it from the market and arranged it on the walls of his house, है ना।
ये जो है एक अपने शहर में इसका एक हॉबी था, है ना, कि वो डेली जो है गॉड्स को देखता था। ये एक दीवार पे लगाने वाला चीज है और ये जो है डीपली इंटरेस्टेड था उस चीज को खरीदने के लिए और कलेक्ट करने के लिए, मार्केट से लाने के लिए और घर की दीवार पर सजाने के लिए, चिपकाने के लिए। दूसरा सवाल कहता है व्हाट मेड सेवीज हार्ट बीट फास्टर, ऐसा क्या है जिसके वजह से उसका हार्ट बीट जो है तेज हो गया। When Sebi was examining the god, suddenly he caught sight of one which was about 5 inches long. Something about it made Sebi's heart beat faster. Next हमारा why did Sebi's teacher become angry with him? उसके शिक्षक क्यों गुस्सा था? Sebi's teacher become angry with him because during the class period Sebi's was never separated from his new god. He even took it along to school and used to polish it under his desk in क्लास टाइम। वो क्लास में भी इस चीज को लेकर जाता था और डेस्क के अंदर छुप करके उसके साथ कुछ करते रहता था, जिसके वजह से उसके शिक्षक उससे नाराज चल रहे थे। तो इतना जो क्वेश्चंस है वो महत्वपूर्ण सवाल है। मैं इसके लिए नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा और उसमें भी कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे और वो पार्ट 3 होंगे आपके लिए, है ना। तो इतना चीजों से आपको कुछ सीखने को मिला ही होगा। आप इसको नोट्स कर लें और याद कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।